चाहती हूं कि आप अनिल घनवट, जिनको अभी हमने कुछ देर पहले इंटरव्यू किया एमएसपी को लेकर, वो क्या तर्क दे रहे हैं के सामने नहीं लेना। नहीं, आप सुन लीजिए, वो रिकॉर्डेड है। टिकैत साहब आपके साथ बैठेंगे नहीं वो? नहीं, आप रिकॉर्डेड है। टिकैत साहब आपके साथ नहीं बिठा रहे, आपकी जिद हम समझ रहे हैं। रिकॉर्डेड है वो बाइट, आप सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब ले लूंगी। टिकैत साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए टिकैत साहब। ये कानून बनाना संभव नहीं है, ये चलना संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सभी जो फसलें हैं देश में आने वाली, इनको अगर कानूनी जामा पहना के एमएसपी में खरीद करने का अगर आप कंपल्शन करते हो ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स को अगर उसमें मुनाफा नहीं दिखाई देता है तो वो खरीद नहीं करेगा, तो किसान कहाँ जाएगा? सरकार के पास। और सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो पूरी फसल खरीद कर सके। और किन किन फसलों को आप देंगे? आप इन 30 फसलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो प्याज का किसान हूँ। हमारा प्याज तो इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में है। जो चीज इस लिस्ट में आती है उसको एमएसपी देना बंधनकारक है गवर्नमेंट को, लेकिन पेरिशेबल होने की वजह से उन्होंने नहीं दिए एमएसपी। अगर इन 23 फसलों को अगर मिलते हैं तो हम भी डिमांड करेंगे, प्याज वाले डिमांड करेंगे, आलू वाले, टमाटर वाले, मिर्च वाले, कद्दू वाले, हर एक किसान कहेगा कि मेरी फसल को भी दे दो। यहाँ तक कि डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी के जो किसान है वो भी कहेंगे हमारे अंडे को एमएसपी दो, मुर्गी को एमएसपी दो। तो इस तरह से नहीं चल सकता। ये तभी सफल हो सकता है जब देश में कुछ आर्थिक सुधार हो कृषि के बारे में। टिकैत साहब, अनिल घनवट को भी आपने सुन लिया। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें जिन फसलों के ऊपर एमएसपी है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 1.1% की हुई है, और जिन फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं है उसमें जो बढ़ोतरी है वो 4% से ज्यादा की है। तो ऐसे में एमएसपी का कानून कैसे हितकारी हो सकता है किसानों के लिए, यही मैं समझना चाहती हूँ। ये सरकार बतावे कि एमएसपी देने से किसानों को लाभ होगा या हानि होगा, ये सरकार बताए ना। फिर सरकार एमएसपी का राग क्यों अख्तियार कर रही? सरकार बता दे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक जो एमएसपी का मैकेनिज्म है वही गलत है, हम तो अभी उस पर भी नहीं जाना चाह रहे। जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम C2+50 वाला फार्मूला लेकर आएंगे, क्या अपने घोषणा पत्र में फिर उन्होंने गलत कहा? हम उस पर भी नहीं अभी जाना चाह रहे। हम मार्केट रेट पर भी नहीं जाना चाह रहे। हम तो अभी उस पर कह रहे हैं कि जो सरकार ने कहा है अभी आप उस पर कर दो। ये व्यापारियों की बात करते हैं। हमने तो कहा है कि व्यापारियों की क्लास में पढ़े हुए लोग हैं। व्यापारी कौन होता है? व्यापारी वो है कि इसको अगर यहाँ से अनाज खरीदने में फायदा होगा तो यहाँ का काम कर लगा, उसको अगर जर्मनी से गेहूं जाने में फायदा होगा तो जर्मनी से गेहूं जाके बेच लगा, उसको अगर कपड़े का व्यापार करना होगा तो कपड़े का व्यापार कर लगा। किसान खेती करेगा, वो अगर 12 साल भी उसके खेत में फसल पैदा नहीं होगी, वो 12वें साल भी अपने खेत में हल चलाने जाता है। उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। आप फसलों के रेट नहीं दे सकते, आप एमएसपी नहीं दे सकते, आप मूल्य सूचांक से जोड़ दो। 1967 में पहली बार देश में गेहूं के एमएसपी रेट तय करा, वो 76 रुपये क्विंटल था। जो एक कर्मचारी की सैलरी थी वो 70 रुपया महीना थी। वो एक महीने में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद सकते थे। हमको मार्केट रेट से जोड़ दो। अब सरकार जोड़े तो कहीं ना कहीं से जोड़े। यह सरकार तो कुछ बोलेगी नहीं। एक मूर्खचंद लोगों को लाकर टीवी पर बैठाएंगी, उनसे उसकी पॉलिसी तय करवाएंगे, और फिर इसी को उसका मिनिस्टर बना दो ना, इसी को घनघट को। इसको क्यों कहाँ पकड़ रख रखा? इसको गृह मंत्री बना दो इसको, या फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दो इसको। ये जब बयान देगा तो ठीक लगेगा। एक इस तरह के बेवकूफ लोग को खड़ा करा जाता है, उनको प्रमोट करा जाता है। वे बयान दें,
और देश की टिकैत साहब, जनता ये उनसे गलत है। बहस में मैं उलझे। थोड़ा सा आपसे पार्लियामेंट सहमत को नहीं हूँ उनकी इस तरीके बहस की में- भाषा का आप एक मिनट इस्तेमाल कर सुन रहे हैं। तो- सुन टिकैत तो साहब, लो, पहले आप सुन सुन लीजिए तो ना, लो, पहले आप सुन लीजिए ना। सुन लो ने, टिकैत आप साहब, सुन ऐसा तो नहीं है लो। ना कि जो आपसे आप आपकी सुन लो राय मेरी से बात। इत्तेफाक ना रखे उसको आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात रखने मैं का तो और भी अधिकार है। आप बता रहा सहमत हूं होइए ना, मत कुछ होइए। हाँ, राय रख लो ना। हाँ हाँ, तो ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनको आप प्रमोशन दे रहे हो, उनसे उलझुल बयान दिलवाते हो, और पार्लियामेंट में उनके बयानों पे बहस हो। देश की पार्लियामेंट में बेरोजगारी पे बहस ना हो, किसान इशू पे बहस ना हो, देश की पार्लियामेंट में विकास पे बहस ना हो, तो दूसरे मामलों पे बहस हो। ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है और उनसे बयान दिलवाए जाते हैं, जिनका पता है कि ये प्रमोटेड कहीं दूसरी जगह से है, तो उस पर बहस करवाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार जवाब दे इसका। सरकार ये बताए कि एमएसपी से फायदा है या नहीं है फायदा किसान को। अगर उनको नहीं देना है तो मार्केट रेट के हिसाब से आप उसको सब्सिडी दो। क्यों नहीं देते? आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर रहे हो देश में। आप ट्रैक्टर पुराना ले लो और नया ट्रैक्टर देते हो, सरकार उसका एक बजट जारी कर दो। ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन ना करें, उसको तोड़ने के आप 20 तरीके अख्तियार करोगे। टिकैत हम साहब, अपनी बात कहेंगे, वो टिकैत सुनाई साहब, नहीं जब ये देगी। आंदोलन शुरू हुआ था तो उसको आपकी दबाने की सबसे कोशिश बड़ी करोगे। मांग ये थी कि कानून रद्द हो। हाँ जी। ठीक है, अब कानून रद्द हो गए, अब आप एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, सरकार समिति बनाने की बात कर रही है, मेज पर आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन ये जिद ज्यादा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है। दूसरा, आपको ये डर लग रहा है कि एमएसपी पर पिछले 15-20 सालों में आप इस तरह का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। अब अगर आंदोलन तितर बितर हो गया तो इस तरह का आंदोलन आप दोबारा खड़ा नहीं कर पाएंगे और सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगे। क्या ये रणनीति आपके पीछे इस बात के कि आप किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते? अच्छा, क्यों ना कहें? हम क्यों खत्म करने दें? हम क्यों बात ना करें सरकार से? भाई, सरकार से क्यों बात ना करें? हम एमएसपी के लिए फिर दोबारा आएंगे। 3 काले कानून और कोरोना दोनों एक टाइम पे आए। देश में कोरोना खत्म होने के बाद में कोई अस्पताल और बीमारियां तो खत्म नहीं हुई। किसानों की जो बीमारी है वो बीमारी है पार्लियामेंट से। हमारी बीमारी का समाधान है पार्लियामेंट पे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जरा पंजाब के किसानों पे पूछना चाहती हूँ। टिकैत साहब, थोड़ी सी समय की पाबंदी है। पंजाब के किसानों पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने 2017 में ये वादा किया था कि 90,000 करोड़ मतलब कर्ज माफी किसानों की करेंगे और इसमें 90,000 करोड़ का खर्चा है। अब सरकार वो पूरा नहीं कर पाई अपना वादा। इसको लेकर पंजाब के किसान बेहद नाराज हैं। क्या राकेश टिकैत पंजाब के किसानों के साथ खड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन? हाँ, हम तो खड़े हुए हैं उनके साथ में भी। सरकार ने वादा पूरा नहीं करा तो पंजाब का किसान नाराज है, तो हम भी नाराज हैं। लेकिन 2011 में एक कमेटी बनी थी, फाइनेंशियल एक कमेटी थी। उसमें मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे मोदी साहब, उन्होंने एमएसपी पे गारंटी कानून देने की सिफारिश करी थी। उस टाइम पे उन्होंने पीएचडी करी पीएम साहब ने पूरी। ये उस कमेटी के वकील रहे, वकालत पूरी करी। आज ये जज बन गए, इनके उसमें फाइल रखी हुई है, सुनवाई की जरूरत है, उस पर मोहर लगा दे, इनका धन्यवाद देते चले जाएंगे दोनों चीजों पे। अच्छा टिकैत साहब, पीएम साहब को बताए जाए, हाँ टिकैत साहब, चर्चा बताए जाए पीएम साहब को, तो थोड़ी सी समय की पाबंदी है टिकैत साहब, नहीं तो अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुनना। टिकैत साहब, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ेंगे या आपका भाई चुनाव लड़ेगा? खबर तो ये है कि आप, क्योंकि 2007-2014 का अनुभव आपका अच्छा नहीं रहा और राजनीति करने का आरोप लग रहा है, तो इसलिए शायद राकेश टिकैत चुनाव ना लड़े लेकिन अपने भाई को लड़ा दें। आपके ना भाई लड़े ना हम लड़े, लेकिन कुछ एंकरों की सिफारिश हम जरूर करेंगे। उनको भी चुनाव का तजर्बा लेना चाहिए। हर चैनल वालों को 2-2 टिकट मिलेंगे, कौन कौन से को कहां से चाहिएगा, आप सलाह करके बताओ। टिकैत साहब, आप चैनलों के एंकरों के बड़ा खिलाफ हैं, लेकिन आप कोई मौका भी नहीं चूकते हमसे बात करने का। मैं तो आपके साथ ट्रैक्टर भी चलवा के आई हूँ आपसे। ऐसा, अरे मैं ये और कमी भी निकालते रहते हैं आप एंकरों की। चुनाव लड़ना कोई गलत चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। तो राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? कभी निकालते ही नहीं। नहीं टिकैत साहब, चुनाव लड़ेंगे? हमने तो कहा कि मैं ये कहा कि हमें तो लड़ना नहीं, लेकिन आप अपने चैनल से 2 आदमी को चुनाव लड़वाएंगे, वो बताओ कौन कौन लड़ेगा, हम सिफारिश करेंगे आपको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत साहब।